मित्रों, राम राम। मेरा भारत मेरी बात चैनल पर आपका स्वागत। आज के इस अंक में बात करेंगे हम कि ईवीएम कैसे हैक होती है, क्योंकि ईवीएम हैक का इस चुनाव में बड़ा मामला रहा। कल के अंक में हमने बात की थी नोआखली मामले की कि किस तरह से हिंदुओं पर हिंसक अत्याचार हुआ। तो उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम आज बात करेंगे कि नेहरू जब प्रधानमंत्री बने तो उसके मूल में क्या था। क्योंकि सबसे पहली ईवीएम हैक आपने सुना ही है, सबको पता ही है कि किस तरह से हुई। जब 1946 में जनवरी में अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, तो उसमें जो वोट मिले थे, अप्रैल की बात है वो, तो उससे पहले तय हुआ कि महात्मा गांधी के मन में एक ही बात थी कि मुझे नेहरू को किसी भी तरह से कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना है। क्योंकि उस समय जो कांग्रेस का अध्यक्ष बनना था उसी को देश का अगला प्रधानमंत्री बनना था। तो उससे भी पहले की मूल की बात करें तो उससे पहले क्या घटनाक्रम हुआ, क्योंकि उस समय एक चुनाव हुए थे प्रतिनिधियों के, जिसमें 492 सीट मुसलमानों के लिए आरक्षित थी इस देश में, और 1041 लगभग सीट थी उस पर कांग्रेस जीती। और जो मुसलमानों के लिए, ये 1940 की बात बता रहा हूं, 492 में से 429 सीट मुस्लिम लीग को विजय प्राप्त हुई। और मुस्लिम लीग के उस समय के नेता जो गुजरात से में पैदा हुए थे, जिन्ना, उन्होंने कहा कि जो देश के मुसलमान हैं वो मुस्लिम लीग के साथ है, और जो नकली मुसलमान हैं वो कांग्रेस के साथ है। उन्होंने ऐलान कर दिया कि सच्चा मुसलमान मुस्लिम लीग के साथ है। और उसी समय कांग्रेस के अंदर एक भय पैदा हो गया मुसलमानों को लेकर कि कहीं हम लोग पीछे ना रह जाएं, जैसे कांग्रेस तुष्टीकरण की आदत शुरू से ही है। तो 1940 में मौलाना अब्दुल कलाम को कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया। उस समय कांग्रेस के जो अध्यक्ष बनते थे वो 2 साल के लिए बनता था, लेकिन मौलाना अब्दुल कलाम को 1946 तक, यानी 6 साल तक अध्यक्ष रखा गया। 6 साल तक, हर 2 साल बाद चुनाव होता था किसी का, लेकिन मौलाना अब्दुल कलाम को 6 साल तक, यानी तुष्टीकरण देखिए, रखा गया। तो फिर जैसे ही बात आई, क्योंकि मामला कुछ गड़बड़ होना शुरू हो गया था, तो उनको लग गया कि अब सत्ता हस्तांतरण होने जा रही है और अंग्रेजों से भी अब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत नहीं संभल पा रहा। तो नेहरू ने मौलाना अब्दुल कलाम को 20 अप्रैल को एक चिट्ठी लिखी कि आप अब इस अध्यक्ष पद को छोड़ दें और इस पर नया अध्यक्ष बनाना है। और 7 दिन बाद ही नया कांग्रेस का अधिवेशन, यानी कि कार्य समिति की बैठक 27 अप्रैल को बुलाई गई, और उसमें वोट डलवा दिए गए सभी प्रांतों के। उस समय 15 प्रांतों के कार्याध्यक्ष होते थे प्रांत के, उनको तय करना था कि वो वोट किसको डालना है। ये जो मैं बात कह रहा हूं, ये गांधी थॉट्स एक नाम किताब है, जेबी कृपलानी। क्योंकि जेबी कृपलानी महात्मा गांधी के सबसे करीबी व्यक्ति थे। उन्होंने अपनी किताब में लिखा है, कोई ऐसी वैसी बात नहीं कि इधर की बात कुछ लोग कहते हैं कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बात चलती है। उन्होंने अपनी इस किताब में लिखा है, जो सबसे करीबी थे महात्मा गांधी से शुरू से, अफ्रीका से लेकर यहां तक। और उनकी पत्नी को भी महात्मा गांधी ने, नेहरू ने मुख्यमंत्री बनाया था उत्तर प्रदेश का, सुचित्रा कृपलानी को। तो जेबी कृपलानी की किताब में है ये। तो उस समय, क्योंकि जेबी कृपलानी भी थे, सीतार भैया भी थे और पटेल भी थे, ये तीनों उसमें कैंडिडेट थे, लेकिन
महात्मा गांधी ने कहा कि नेहरू का नाम भी इसमें गांधी जी ने कहा कि नेहरू का नाम भी इसमें डाल दिया जाए। तो नेहरू का नाम भी उन्होंने डाल दिया। और जब चुनावी नतीजे निकले तो सबसे पहली ईवीएम खुली तो उसमें 1 वोट सीता भैया को मिला और 2 वोट जेबी कृपलानी को और 12 वोट मिले सरदार पटेल को। तो उनका अध्यक्ष बनना तय हो गया। तो नेहरू और गांधी जी ने एक चिट्ठी इन दोनों को कही कि आप अपना नाम वापस ले लीजिए। इन दोनों ने अपना नाम वापस ले लिया और सरदार पटेल और नेहरू का मामला रह गया। और एक चिट्ठी, छोटी सी एक पर्ची लिखकर महात्मा गांधी ने, जबकि महात्मा गांधी 12 साल पहले ही कांग्रेस को छोड़ चुके थे, उनका कोई मतलब नहीं था उसमें, लेकिन वो थे उस बैठक में। तो उन्होंने एक पर्ची उसी समय पटेल को पकड़ाई और पटेल ने वो पर्ची पढ़कर वापस महात्मा गांधी को दी और साइन नहीं किए पहली बार। तो उन्होंने वो पर्ची फिर नेहरू को दी कि वो नहीं मान रहे। तो लगता था गांधी को, हो सकता है नेहरू कहे कि ठीक है फिर पटेल को ही बना दो, लेकिन नेहरू चुप रहे। वो पर्ची फिर महात्मा गांधी के पास आई और वो घूमकर फिर जेबी कृपलानी ने उस पर्ची को सरदार पटेल को दे दिया। सरदार पटेल समझ गए कि महात्मा गांधी बिल्कुल भी नहीं चाहते कि मैं कांग्रेस का अध्यक्ष बनूं। तो उन्होंने उस पर्ची पर साइन करके महात्मा गांधी को दे दिया और वो तय हो गए कि सर्वसम्मति, क्योंकि वहां पे लिखा था कि मैं अपना नाम वापिस लेता हूं। तो उस समय जवाहरलाल नेहरू को और अध्यक्ष घोषित कर दिया। 27 अप्रैल की बात है। और उसके बाद एक सीधी घटना घटी जिसके बारे में कल भी मैंने चर्चा की थी कि एक खुली चैलेंज, खुली लड़ाई जैसे जिसको कहते हैं, मुसलमान लोगों ने जिन्ना की मुस्लिम लीग ने छेड़ दी पश्चिम बंगाल में 14 अगस्त 1946 की, जिसमें कत्लेआम हुआ। 15,000 लोग वहां पर कलकत्ता में मुस्लिम लीग ने हिंदुओं का कत्लेआम कर दिया। तो वहां पर भी एक गोपाल पाठा नाम के व्यक्ति थे, उन्होंने भी बराबर में जब कत्लेआम किया तो उसी समय दौड़े दौड़े महात्मा गांधी कलकत्ता पहुंच गए और उनको कहने लगे कि आप शस्त्र मत उठाओ, ये गलत बात है। जब 15,000 हिंदू मरे तो गांधी जी को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन जैसे ही हिंदुओं ने हथियार उठाया उसी समय गांधी जी वहां पहुंच गए। लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि मैं हथियार नहीं रखूंगा। तो उसके बाद अंग्रेजों को लग रहा था कि किसी तरह से ये मामला रुकने वाला नहीं है, मामला ज्यादा बढ़ गया है। डायरेक्ट एक्शन मुस्लिम लीग ने किया था उस समय। तो ये 14 अगस्त 1946 की बात है। 15-16 दिन बाद ही 2 सितंबर 1946 को उस समय अंग्रेजों ने जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बना दिया और उनके जो झंडा था यूनियन जैक, उसके सामने उसको नतमस्तक होकर जवाहरलाल नेहरू ने शपथ ले ली। यानी कि ईवीएम हैक कैसे होती है, ये कांग्रेस का इतिहास देश की आज़ादी से पहले का ही है। तो आज उनको लगता है कि सामने वाला भी शायद इस तरह से ईवीएम हैक करता हो, क्योंकि उनके डीएनए में ही ईवीएम हैकिंग है। तो उसके बाद जब वो मामला मुस्लिम लीग का इतना बड़ा, क्योंकि देश को 2 हिस्सों में बांटने का प्रस्ताव स्वीकार हो ही चुका था, तो एक भाषण 1946 के नवंबर में अधिवेशन कांग्रेस का होता है और उसमें सरदार पटेल ने बड़ा जबरदस्त भाषण दिया कि अगर देश का, क्योंकि पहले बात हुई थी कि पहले देश आजाद हो जाए, बंटवारा बाद में कर लेंगे, लेकिन नेहरू से कुछ गलती हुई कि उन्होंने कहा कि हम ये जो कैबिनेट की बैठक है उसमें हम स्वीकार नहीं करेंगे, बदल भी सकते हैं। तो जिन्ना को लगा कि हमें देश पहले ही आजाद चाहिए, बाद में ये लोग पलट सकते हैं। तो जबरदस्ती करने का प्रयास किया। तो सरदार पटेल ने भी उस कांग्रेस अधिवेशन में 1946 नवंबर में
उन्होंने कहा कि तलवार के दम पर आप दो टुकड़े भारत के नहीं कर सकते। अगर ऐसे ही पाकिस्तान लेना है तो तलवार का जवाब तलवार से ही मिलेगा। हम भी तलवार उठाना जानते हैं, ये सरदार पटेल ने कहा। जैसे ही सरदार पटेल ने ये कहा तो ये बात महात्मा गांधी को पहुंची और महात्मा गांधी ने बड़े कड़े शब्दों में सरदार पटेल को चिट्ठी लिखी कि आप हिंसा और अहिंसा में फर्क नहीं समझते, आप कैसी बातें कर सकते हैं, लगता है आप में बुढ़ापा छा गया है। ऐसे ऐसे शब्द उन्होंने लिखे और क्योंकि दूरी बढ़नी शुरू हो गई थी, लेकिन सरदार पटेल महात्मा गांधी की इज्जत करते ही थे। और महात्मा गांधी जैसे ही हिंदू पे कोई बात हो तो उनको कोई एतराज नहीं था, लेकिन मुस्लिम तुष्टीकरण के मामले में ही महात्मा गांधी को बड़ी तकलीफ होती थी कि मुसलमान का इस देश में कुछ नहीं होना चाहिए। जबकि उन्होंने ये कहा था कि भारत के दो टुकड़े जब भी होंगे तो मेरी लाश पर होंगे, लेकिन जैसे ही भारत के टुकड़े होने लगे तो उनको इस बात पर कोई भी एतराज नहीं हुआ, वो अपनी बात से पलट गए। और हिंदू सोचते रहे कि महात्मा गांधी हैं तब तक तो नहीं होंगे। इसी तरह पश्चिमी पाकिस्तान से भी 10.5 लाख हिंदू लोगों को काट के वहां से ट्रेनें भर भर कर भेज दिया गया और माताओं बहनों की इज्जत लूट ली गई। लेकिन महात्मा गांधी को उसका रत्ती भर भी असर नहीं हुआ। फिर उसके बाद जैसे मैंने कल के भी अपने एक उसमें वीडियो में आपको बताया था कि एक पत्रकार थे, नजदीकी थे महात्मा गांधी के उस समय, दुर्गा दास, उन्होंने महात्मा गांधी का इंटरव्यू लिया तो उन्होंने कहा कि सरदार पटेल को आपने नहीं बनाया, जबकि वोट तो उनके पास थे, तो नेहरू को कैसे बना दिया। और उन्होंने कहा कि नेहरू हमारे सारे ग्रुप में अंग्रेज वही हैं, ये कल भी मैंने बताया था। और उन्होंने कहा कि सरदार पटेल वैसे व्यक्ति ठीक है, लेकिन उनकी भाषा, वो राष्ट्र प्रेम, वो सबके साथ सामंजस्य नहीं बिठा सकते, वो हिंदू की बात कर देते हैं। तो उन्होंने कहा कि आपको यह भी पता है कि सरदार पटेल, दुर्गादास ने उनसे प्रश्न किया कि आपको पता है कि सरदार पटेल नेगोशिएट बड़े जबरदस्त है। आपने देखा होगा जब कई मामले, चाहे वो इधर का मामला हो गुजरात में और चाहे हैदराबाद का मामला हो, तो किस तरह से नवाबों को कब्जे में लेने का काम सरदार पटेल ने किया था। वो नेगोशिएट बहुत जबरदस्त थे। महात्मा गांधी ने भी माना कि हाँ वो नेगोशिएट जबरदस्त है, वो जिन्ना को झुका सकते हैं कि कितना एरिया देना है कितना नहीं। लेकिन नेहरू के संबंध अंग्रेजों से बड़े अच्छे हैं, वो अंग्रेजी अच्छी बोलना जानते हैं। तो इस तरह से ये धोखा हुआ। और बहुत से लोग कहते हैं कि देश आजाद हो गया 15 अगस्त 1947 को, लेकिन जब देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, उस समय के हमारे गवर्नर जनरल कौन थे? वही माउंटबेटन ही थे। गवर्नर जनरल जी, जिसको आजकल हम राष्ट्रपति कहते हैं, गवर्नर जनरल। तो देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। अप्रैल में एक चिट्ठी लिखते हैं, कौन? नेहरू। किसको? किंग ऑफ ब्रिटेन, यानी ग्रेट ब्रिटेन के जो राजा थे, उनको चिट्ठी लिख रहे हैं कि हमें अब आप अनुमति दीजिए कि कलकत्ता के जो और राजगोपालचारी वहाँ के गवर्नर हैं, वहाँ के राज्यपाल हैं, महामहिम हैं, उनको हम गवर्नर जनरल का दायित्व दे सकें। ये चिट्ठी लिखते हैं। तो देश कहाँ से आजाद हुआ? यानी कैसी कैसी घटनाएं, यानी क्योंकि हम लोगों को तो इतिहास से कोई ज़्यादा मतलब रहता नहीं, हमें तो आजकल अपनी रोजी रोटी और अपने बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बनाना, इसके अलावा तो देश में क्या घटना हो रही है उसके बारे में हम भारतीयों का ध्यान बहुत कम ही जाता है या जाता भी नहीं। उस समय ये जब कार्य समिति ये हुई थी तो उस समय महात्मा गांधी का विरोध केवल एक व्यक्ति ने किया था, जो पहले राष्ट्रपति बने हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उन्होंने कहा कि यह गलत हो रहा है, सब लोग पटेल को चाहते हैं, नेहरू को कोई नहीं चाहता, और नेहरू प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, केवल एक व्यक्ति, बाकी सभी, क्योंकि गांधी जी का सम्मान और कोई पीछे से भी प्लानिंग थी, उस विषय पे भी कभी चर्चा करेंगे। तो इस तरह की जो साजिशें इस देश में हुई, जो आज तक चलती आ रही हैं उस खानदान द्वारा, कि कब से प्रधानमंत्री केवल हम ही होंगे
और आज तक उसी खानदान में, क्योंकि जैसे उस आज 99 सीट है, उस समय 0 सीट थी, तो महसूस कराना कि हम ही सब कुछ, आप इस्तीफा दो, आप नहीं रह सकते चाहे आपको 12 वोट मिले हों। वहीं से ईवीएम हैक की बात चल रही है, वो आज तक जारी है। और जब तक इस खानदान का आदमी प्रधानमंत्री नहीं बनेगा तब तक कहेंगे ये चुनाव नकली हैं। तो आज के अंक में इतना ही। मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय श्री राम।